हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एलएनसी की इस लर्निंग सीरीज के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे थे लर्निंग सीरीज पार्ट 10 तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों, आज पार्ट 11 में आपके लिए लेके आए हूँ, जहां पर रहने वाला एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास। जी हाँ, जैसा आप देख रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग अपने स्टार्ट करने वाले हैं। नर्सिंग जगत का बहुत ही छोटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट रहने वाला है पीडियाट्रिक नर्सिंग। आई थिंक मेरा फेवरेट और आप सभी का फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इस पीडियाट्रिक नर्सिंग को सब्जेक्ट ओरिएंटेड अपन बनाने के लिए लर्निंग सीरीज को सब्जेक्ट ओरिएंटेड अपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा आपके नॉर्थ एग्जाम में कई सारे सवाल इस सब्जेक्ट से उठ के आते हैं, तो मैंने कोशिश की एक सब्जेक्ट से रिगार्डिंग मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊं, है ना। तो मेरा वादा है आपसे, इस सीरीज के अंदर, इस लेक्चर के अंदर मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को रखा है जो आपके पहली बार सुने होंगे, पहली बार आप उनको पढ़ रहे होंगे। हो सकता है आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यू लर्निंग हो, है ना, क्योंकि अपन डिस्कस कर रहे हैं लर्निंग सीरीज, तो कुछ आप नया जरूर लेके जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो कंप्लीटली वीडियो के साथ में बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्यारे दोस्तों, और इसको चैनल को जो है आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक मेरी द्वारा की गई मेहनत को सफल बनाता है। और जब कोई मेहनत करता है और उसको अप्रिसिएशन मिलता है ना, तो ये बहुत अच्छी बात होती है ना। तो अगर आप भी मेहनत करते हैं और आपको अप्रिसिएशन मिले, तो ये आपको बड़ा सुकून देता है ना। तो आप अगर पहली बार आए तो जरूर जुड़िएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के इस खूबसूरत यात्रा पर, और एक से एक बढ़कर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्रिटिकल थिंकिंग है, नए एमसीक्यू है आपके लिए, और मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आपके हो सकता है नॉट सेट 8 के अंदर देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो चलिए बिना टाइम का वेस्टेज किए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग, है ना, और पीडियाट्रिक नर्सिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न वाली इस क्लास के अंदर पार्ट 11 के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। चलेगा, अपन पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या रहा है दोस्तों? ऑल आर ट्रू अबाउट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट एक्सेप्ट। अच्छा सवाल है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के बारे में सारी बातें सही हैं एक को छोड़कर। एक्सेप्ट का सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। ऑप्शन में आपको देता हूं, बर्थ वेट ट्रिपल एट 1 ईयर। ऑप्शन बी, स्किन फोल्ड थिकनेस इज मेजर्ड एट सब स्कैपुलर रीजन। ऑप्शन सी, weight is measured nearest to 100 gram. And option D, standing height is less 1.7 सेंटीमीटर लेस देन रिकम्बेंट हाइट। अच्छा सवाल है, एक्सेप्ट वाला सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा, है ना, शब्दों पर गौर करिएगा, उसके बाद में जवाब दीजिएगा। क्या पूछ रहा है? सारी बातें जो सही हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के बारे में, एक बात को छोड़कर, मतलब तीन जो बातें हैं वो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के बारे में सही बिल्कुल बोली गई हैं, एक बात गलत है। वो गलत कौन सी है, वो आपका सही जवाब होने वाला है दोस्तों, है ना। तो बताइएगा। देखिए ऑप्शन ए लिखा हुआ है, बर्थ वेट होने वाला ट्रिपल एट द 1 ईयर। आपको पता है एंथ्रोपोमेट्रिक की जो मेजरमेंट होता है वो टूल्स होते हैं, जिसके अंदर बच्चे का ग्रोथ को अपन असेस किया जाता है। बहुत सारे इसके अंदर टूल्स होते हैं। बर्थ वेट आता है बच्चे का, बच्चे की हाइट आती है, लेंथ आती है, स्किन फोल्ड की थिकनेस आती है ना, बच्चे का जो है आपके हेड सर्कमफ्रेंस आता है, बच्चे का चेस्ट सर्कमफ्रेंस आता है ना, बच्चे का क्राउन लेंथ, लेंथ, वो अपर बॉडी सेगमेंट, लोअर बॉडी सेगमेंट, ये सारी चीजें, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, सारी चीजें रहती है ना। तो उसी के बारे में आपके साल में एक क्वेश्चन है। तो बर्थ वेट जो होता है ट्रिपल हो जाता है 1 साल की उम्र पे। ये सवाल ऑप्शन आपका क्या रहा? तो क्या ये बात सही है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता है बच्चे का जो बर्थ वेट होता है कितना होता है आपके, एवरेज कैसे बात करें तो 2.5 से 3.5 किलो के अराउंड होता है। 2.5 से 3.5 किलो के अंदर बच्चे का बर्थ वेट होता है। और ऑन एन एवरेज की बात करें तो 2.8 के जी इंडियन बेबी का बर्थ वेट होता है। कितना होता है? 2.8 के जी। मेरी बातों को सुनेगा। वही जो बच्चे का बर्थ वेट है वो डबल कब हो जाता है आपके? हाँ, 5 से 6 महीने पर। और सवाल पूछा हुआ है बच्चे का बर्थ वेट डबल कब होता है आपके? 5 to 6 मंथ पर डबल हो जाता है। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फेमस सवाल यहीं से बनता है। ट्रिपल कब हो जाता है? तो ट्रिपल हो जाता है आपके बिल्कुल 1 ईयर के ऊपर। ये बिल्कुल सही बात बोली है। और तो एक को अपन सही कर देते हैं। हमने क्या पूछा है? सारी बातें सही है एक को छोड़कर, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ट्रिपल हो जाता है 1 ईयर पर, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है आपके पास, स्किन फोल्ड थिकनेस इज मेजर्ड एट द सब स्कैपुलर रीजन। स्किन फोल्ड थिकनेस जो होता है ये सब स्कैपुलर रीजन के आसपास में मापी जाती है। हाँ बिल्कुल, ये मापी जाती है। स्किन फोल्ड थिकनेस आपकी क्या शो करती है प्यारे दोस्तों? ये न्यूट्रिशन को मेजरमेंट करने के लिए अपन चेक करते हैं बच्चे के अंदर, है ना। और क्या करते हैं, आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। तो ये स्किन फोल्ड थिकनेस होती है रिजर्व कैलोरी को बताती है। क्या बताती है? रिजर्व कैलोरी को आपको बच्चे के अंदर शो करती है। तो ये आपके मेजर्ड सब स्कैपुलर रीजन, ये बिल्कुल बात सही है। स्किन फोल्ड थिकनेस मापने के लिए अपन दो बहुत सारी जगहों का यूज करते हैं, जिसके अंदर आप ट्राइसेप लेवल पे कर सकते हो, बाइसेप लेवल पे आप चेक करते हो, सब स्कैपुलर रीजन पे कर सकते हो, या फिर इंफ्रा स्कैपुलर रीजन पे भी कर सकते हो। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल सही बोली है। और एक बात, आप इस स्किन फोल्ड थिकनेस किसके द्वारा मेजर करते हैं? हर्पेंडेंस कैलिपर। किसके द्वारा? हर्पेंडेंस कैलिपर। तो ये आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो ये बात उन्होंने सही बोली है।
है ना, सब स्केलर रीजन पे, तो ये भी बात सही है। ऑप्शन सी बोल रहा है आपके वेट इज मेजर्ड नियरेस्ट टू 100 ग्राम, क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल ये बात भी सही है प्यारे दोस्तों, ये वेट जो होता है नियरेस्ट टू द 100 ग्राम मापी जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है प्यारे दोस्तों कि मान लो किसी बच्चे का वजन जो है 1.95 kg आ गया, 1.95 kg आ गया, तो क्या उसको अपन 96 kg बोलते हैं, 1.96 kg या फिर 2 kg बोल सकते हैं? क्योंकि बिल्कुल 100 ग्राम का फर्क रहे ना, जैसे 1.9 आ गया तो 100 ग्राम का ही फर्क है, तो क्या उसको 2 किलो बोल सकते हैं? तो ऑन एन एवरेज जो होता है अपन 2 किलो उसको बोल सकते हैं। तो मेजर्ड नियरेस्ट टू द 100 ग्राम, ये बात बिल्कुल सही है ना। तो ऑप्शन ए बच गया। ऑप्शन डी आपके पास में शेष रहा, वो कह रहा है स्टैंडिंग हाइट 1.7 सेंटीमीटर लेस देन रिकमेंडेड हाइट। इसका मतलब है जब बच्चा खड़ा होता है उसकी स्टैंडिंग हाइट, और रिकमेंड का मतलब होता है लाइंग डाउन जो हाइट होती है उससे 1.7 सेंटीमीटर लेस होती है। जी नहीं, बच्चे की जो स्टैंडिंग हाइट होती है जो रिकमेंडेड हाइट से कितनी कम होती है आपके? 0.7 सेंटीमीटर कम होती है। कितनी होती है? 0.7 सेंटीमीटर कम होती है। तो ये इन्होंने 1.7 यहां पर लिखा है, जो गलत आंसर है, इसलिए आपका डी यहां पर गलत है। गलत इन द सेंस एक्सेप्ट वाला सवाल है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपके प्यारे दोस्तों? डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने इसको बच्चे से बढ़िया से पढ़ा है ना। तो कुछ थोड़ा क्रिटिकल सवाल जरूर था, इसको याद रखिएगा। स्टैंडिंग हाइट हमेशा 0.7 सेंटीमीटर लेस होती है, ना कि 1.7 सेंटीमीटर लेस देन, क्योंकि रिकमेंडेड हाइट का मतलब है बच्चा लाइंग डाउन रहेगा तो और उससे कम होती है करके, है ना। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल एक से एक धमाकेदार है आपके लिए, है ना। वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक और शेयर जरूर करेगा, सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है किसी की एनर्जी को बूस्ट करता है ना। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए एक धमाकेदार और क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जो आपको मेहनत करनी है उस पर, है ना। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों? What is the rate of the increase head circumference in the first 3 month? ये एक से बढ़कर एक और दूसरा धमाकेदार सवाल आपके लिए, नॉर्थ सेट ओरिएंटेड, बिल्कुल अच्छा सवाल है। हेड सर्कमफ्रेंस जो होता है उसकी रेट ऑफ इंक्रीज क्या रहता है, कितना बढ़ता है आपके हेड सर्कमफ्रेंस फर्स्ट 3 मंथ के अंदर? बच्चा जब जन्म होता है उसका हेड सर्कमफ्रेंस पहले 3 महीने में बढ़ने की दर क्या होती है, रेट क्या होती है, ये सवाल ने पूछा है। ऑप्शन देता हूं मैं आपको प्यारे दोस्तों। 1 सेंटीमीटर पर मंथ, ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर पर मंथ, ऑप्शन सी 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ, या ऑप्शन डी 0.25 सेंटीमीटर पर मंथ। हेड सर्कमफ्रेंस जो होता है आपके बच्चे के हेड का जो मेजरमेंट किया जाता है उसको हेड सर्कमफ्रेंस बोला जाता है ना। हेड सर्कमफ्रेंस बोला जाता है उसको। हेड सर्कमफ्रेंस होता है एट बर्थ कितना होता है आपको पता है? जी हाँ, ये होता है आपके 33 से 35 सेंटीमीटर। कितना होता है एट बर्थ? 33 से 35 सेंटीमीटर। ऑन एन एवरेज बोले तो कितना होता है? 34 सेंटीमीटर अपन कह सकते हैं। ऑन एन एवरेज कितना होता है आपके? 34 सेंटीमीटर, है ना। अब ये जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है दोस्तों, ये एक नॉर्मल आपके ऑर्डिनल टेप से मेजर किया जाता है, जो नॉन स्ट्रेचेबल टेप होती है उससे मेजर कर सकते हो। उसका जो प्लेसमेंट होता है टेप का, आपके एंटीरियर पोस्टीरियर अलग अलग अच्छी लोकेशन पे देखा जाता है, फिक्स लोकेशन पे। एंटीरियर की बात करें तो सुप्रा ऑर्बिटल रिज से लगाकर पोस्टीरियरली आप ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस तक मापते हैं, है ना। उसकी जो लोकेशन होती है टेप लगाने की, वो एंटीरियरली आगे से आप सुप्रा ऑर्बिटल रिज पर रखेंगे और उसको घुमा के वापस कहां पीछे ले जाएंगे? ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस तक ले जाएंगे। ये उसकी प्लेसमेंट की मेजरमेंट रहती है। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ द इंक्रीज हेड सर्कमफ्रेंस? तो आपको पता है कि ऑन एन एवरेज 34 सेंटीमीटर होता है, 33 से 35 एट बर्थ होता है। ये होता है आपके चेस्ट सर्कमफ्रेंस से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन 1 साल की उम्र में दोनों बराबर होता है। ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये चीजें ध्यान में रखने की इसकी रेट कैसे बढ़ती है ना। एट बर्थ कितना होता है, उसका बढ़ने की दर क्या रहती है? तो देखो 0 से 3 मंथ की बात करें, मैं आपको कुछ वैल्यू देता हूं। 0 से 3 मंथ की बात करें तो वो जो दर रहती है आपके 2 सेंटीमीटर पर रहती है। जैसे कोई बच्चा है 0 से 2 मंथ, 0 से 2 नहीं सॉरी 3, ये गलत लिख दिया मैंने। हाँ, 0 से 3 मंथ की बात करें तो उस बच्चे के अंदर जो दर रहती है वो कितनी रहती है आपके? हाँ, वो रहती है आपकी 2 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से रहती है भाई साहब। इसको 2 सेंटीमीटर पर मंथ कह सकते हैं, है ना। 2 सेंटीमीटर पर मंथ कह सकते हैं, या फिर 2 सेंटीमीटर पर 4 वीक कह सकते हैं। 2 सेंटीमीटर पर 4 वीक कह सकते हैं, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो? 1 सेंटीमीटर पर 2 वीक के हिसाब से भी कह सकते हो। तीनों बातें बोलो, एग्जाम में कोई भी बात पूछ ले, तीनों बातें सही है। 2 सेंटीमीटर हर महीने, या 2 सेंटीमीटर हर 4 वीक में, या फिर हर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हर 2 वीक के अंदर। ये तीनों बातें सही है। तो यहां पर हमें किस बात के लिए पूछा है आपके? हाँ, फर्स्ट 3 मंथ के लिए पूछा है। तो आपकी क्या होगा ऑप्शन? बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर, 2 सेंटीमीटर
पर मंथ। नाउ मैं आपको एडिशनल चीजें बताता हूँ प्यारे दोस्तों। देखो 0 से 3 मंथ अपने 2 सेंटीमीटर पर मंथ पढ़ा। वहीं अगर आपके नेक्स्ट आपको कोई पूछे 3 to 6 मंथ, 3 to 6 मंथ का आपको पूछे, वो होती है आपके हाँ 1 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ती है। नेक्स्ट अपन बात करें 6 to 12 मंथ, 6 to 12 मंथ के हिसाब से बात करें तो वो कितनी रहेगी आपके, हाँ वो रहेगी आपकी 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से रहेगी। और वहीं अगर आपके 1 to 3 ईयर का अगर आपको कोई पूछे वो कितनी रहेगी 0.25 सेंटीमीटर पर मंथ। तो देखो चारों बातें एक क्वेश्चन के अंदर हमने 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो यहां पर 3 महीने का पूछा है, पहले 3 महीने का, इसलिए बी करेक्ट आंसर है। 1 सेंटीमीटर जो अपने कौन सा पढ़ा आपके, हाँ 3 to 6 मंथ का पढ़ा। 0.5 सेंटीमीटर किसका पढ़ा हमने, 6 to 12 मंथ का पढ़ा। और जो आपके 0.2 सेंटीमीटर है ये आपके 1 to 3 ईयर्स का पढ़ा है ना। तो आई होप आपने इसको बड़े से पढ़ा होगा। तो 2 सेंटीमीटर पर मंथ इज द करेक्ट आंसर। द रेट ऑफ द हेड सर्कमफ्रेंस इंक्रीज इन फर्स्ट 3 मंथ इज 2 सेंटीमीटर पर मंथ। बढ़े आगे, ओके। अगला प्रश्न क्या बोलता है, टेस्ट परसेप्शन इन द बेबी इज डेवलप्ड बाय। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। टेस्ट परसेप्शन जो होता है बच्चे के अंदर कब डेवलप होता है, ये ट्रिकी सवाल है, आप बिल्कुल धोखा खाए जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन ए कह रहा है एट बर्थ, ऑप्शन बी कह रहा है 1 मंथ, ऑप्शन सी कह रहा है आपके 2 मंथ, ऑप्शन डी कह रहा है 4 मंथ। अब ये जो ऐसा प्रश्न है प्यारे दोस्तों, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। और नोट सेट ऐसे सवाल जरूर डालेगा, इस बार आप देख लेना, ऐसे सवाल जरूर डालेगा जो आपको आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको लाइन टू लाइन पता होनी चाहिए कि हाँ ये होता है तो होता है। अब उसका कोई रैशनल नहीं है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो बताइए टेस्ट परसेप्शन जो होता है बच्चे का कब डेवलप होता है, क्या जन्म पे, या 1 महीने, या 2 महीने, या फिर 4 महीने। हाँ खा गए ना धोखा, खा गए ना आप धोखा इस बात पर। हाँ 4 मंथ, जी नहीं, ये 4 मंथ नहीं होता है प्यारे दोस्तों। टेस्ट परसेंट जो होता है बच्चे का, किसी की बच्चे का एट बर्थ शुरू हो जाता है। यहाँ पर कोई इफ बट करने वाली जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट सवाल है, आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। एट बर्थ ही बच्चे का टेस्ट बर्थ ये जो डेवलप हो जाता है, कोई पहला महीना, दूसरा या तीसरा चौथा महीना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा टेस्ट परसेप्शन जो होता है बच्चे का कब होता है, आपके एट बर्थ हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पीडियाट्रिक नर्सिंग का, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ द 2 ईयर बेबी। अच्छा सवाल है, वजन पीडियाट्रिक नर्सिंग से एग्जाम में सवाल बने और वेट से सवाल ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो एग्जाम ही क्या जिसमें पीडियाट्रिक नर्सिंग ना पूछे, और वो पीडियाट्रिक नर्सिंग ही क्या जिसमें हाँ बच्चे का वेट ना पूछे। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो जब वेट को पूछा जाता है, हम वही आपको चीजें बताएंगे जो पूछा जाता है, और हमें वही पढ़नी चाहिए। एक्चुअली सिलेक्शन के लिए सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, कुछ चीजें पढ़नी होती है जो तो आपके इंपॉर्टेंट होती है ना। तो यहाँ पर पूछा है कि 2 साल के बच्चे का एक्सपेक्टेड वेट कितना होगा। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, 10 kg, ऑप्शन बी 12 kg, ऑप्शन सी 14 kg, एंड ऑप्शन डी 16 kg। बताइएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि एट बर्थ बच्चे का अभी हमने बताया था आपको 2.5 किलो से 3.5 किलो के आसपास होता है, एवरेज होता है 2.8 kg अपन मानते हैं। या इसको कैलकुलेशन के हिसाब से भी करें तो कितना होता है आपको, देखो 2.5 to 3.5 kg होता है। ग्राम में मत लिख देना, kg होता है बच्चा। इसको ऑन एन एवरेज की बात करें तो 2.8 kg होता है, मतलब 2.8 kg। और इसको कैलकुलेशन इस हिसाब से अपन नॉर्मली कर दे तो कितना, 3 किलो अपन मान सकते हैं। कितना माने, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 3 किलो का बच्चा एट बर्थ होता है, तो ये 2 साल पे कितना हो जाएगा, है ना। तो आपको पता है कि बच्चा डबल कब हो जाता है, हाँ बच्चा डबल हो जाता है आपके 5 से 6 महीने के अंदर, ट्रिपल हो जाता है आपके 1 साल के अंदर। ये आपके तीनों के तीनों छपे हुए सवाल है। अब यहाँ पर 2 साल का बच्चा पूछा, आपको 1 साल का या 5-6 महीने का नहीं पूछा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है। इस क्वेश्चन में आपको एक न्यू लर्निंग का फॉर्मूला दूंगा जो आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, या आपके लिए न्यू लर्निंग हो सकता है ना। तो देखो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है एज अप्रोप्रिएट। अच्छा कैसे होता है, उसके लिए एक फॉर्मूले को नाम देते हैं विच फॉर्मूला। कौन सा होता है वो फॉर्मूला आपके प्यारे दोस्तों, उस फॉर्मूले का नाम है आपके विच फॉर्मूला। वो विच फॉर्मूला क्या कहता है आपके, विच फॉर्मूला जो कहता है प्यारे दोस्तों, अलग अलग एज के अकॉर्डिंग, विच फॉर्मूला क्या बोलता है, अलग अलग एज के अकॉर्डिंग आपके किसी भी बच्चे के अंदर अपन मेजर कर सकते हैं वेट को। नाउ कैसे कर सकते हैं विच फॉर्मूले से, अगर बच्चा 3 महीने से 1 साल का है तो उसका फॉर्मूला अलग है ना। अगर बच्चा 1 साल से 6 साल का है उसका फॉर्मूला अलग है, 6 साल से 12 साल का है तो उसका फॉर्मूला अलग है। आपको कोई भी एज दे दे, अगर आपको वो फॉर्मूला पता है तो आप किसी भी बच्चे की एज आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका आंसर मैं बताता हूं। 2 साल के बच्चे का कितना वेट होगा प्यारे दोस्तों, हाँ ना 10 होगा, ना 14, ना 16, यहाँ पर बच्चे का वजन होगा 12 किलो। आंसर इज द 12 kg। अब ये कैसे होगा, मैं आपको फॉर्मूला देखेगा, ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा, नोट सेट में आपकी काम आने वाली चीजें हैं। इसको विच फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नाउ
3 मंथ टू 1 ईयर का जो बच्चा होता है उसका फॉर्मूला अपन क्या करते हैं, 9 प्लस एज इन मंथ्स अपॉन 2। ये 9 के अंदर बच्चे की जितनी एज है मंथ के अंदर उसको जोड़ देंगे, उसके बाद में उसमें 2 का भाग दे देंगे। ये 0 से 3 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए यूज करते हैं। नाउ 1 साल से 6 साल का जो बच्चा होता है उसके लिए अपन 2 मल्टीप्लाई एज इन ईयर्स प्लस 8 अपन कर देते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट थिंग्स, 6 साल से 12 साल का कोई बच्चा है उसको 7 इंटू एज इन ईयर्स माइनस 5 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूले जो है तीनों के तीनों आप याद रखना प्यारे दोस्तों, रामबाण चीजें आपके लिए साबित होगी। बच्चे की कोई भी उम्र दे दो, किसी भी बच्चे की उम्र दे दो, आप आराम से उसका वजन निकाल सकते हो। तो नाउ अब देखो यहाँ पर बच्चे की एज दे रखी है आपके 2 साल। 2 साल वाला कौन सा फिट हो रहा है, 3 महीने से 1 साल वाला नहीं, ये मंथ में पूछ रहा, हमें ईयर में दे रखी है। ये फॉर सेकंड वाला ना 1 ईयर टू 6 ईयर, तो यहाँ पर क्या रखते हैं 2 इंटू एज इन ईयर्स प्लस 8, तो 2 इंटू बच्चे की एज इन द ईयर कितनी दे रखी है 2 साल, 2 इंटू 2 प्लस और यहाँ क्या कर रखा है 8, तो ये हमने कर दिया। तो 2 इंटू 2 हो गए 4 और 4 प्लस 8 कर दिए, तो कितने हो गया 8 और 4 हो गया आपके 12 kg। तो ये आपके आंसर क्या आ गया इस फॉर्मूले के हिसाब से 12 kg। वैसे भी अगर आपको बच्चे की वेट का पता है ना, बच्चे का जो बर्थ वेट होता है आपके जो 3 किलो के आसपास होता है, डबल हो जाता है 5 से 6 महीने में, ट्रिपल हो जाता है 9 किलो के अंदर, 9 किलो जो 1 साल के अंदर हो जाता है। अब अगर 9 किलो 1 साल के अंदर हो जाता है तो 2 साल में कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, है ना। 2 साल में कितना हो जाएगा बच्चा 4 गुना हो जाएगा, और 3 का 4 गुना करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा वैसे भी 12 किलो। तो अगर आपको उस रेट ऑफ इंक्रीज वेट की पता है वैसे आप निकाल सकते हो सिंपली, लेकिन आपको फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला अगर याद है तो आपको कोई रेट ऑफ इंक्रीज याद नहीं है फिर भी आप आराम से निकाल सकते हो। आई होप आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। चलिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगला प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉन्टेनल इज द लास्ट टू क्लोज। पीडियाट्रिक से सवाल बने और फॉन्टेनल से सवाल ना बने, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा ना तो होगा ना कभी। हाँ, अगर कोई हो रहा है तो समझो वो एग्जाम ही नहीं है। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फॉन्टेनल। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा फॉन्टेनल है जो सबसे लास्ट में क्लोज होता है। आपको पता है, ऑप्शन में आपको देता हूँ। क्या वो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है, क्या वो एंटीरियर फॉन्टेनल है, क्या वो मैस्टोइड फॉन्टेनल है, या फिर वो स्पिनोडिल फॉन्टेनल है ना। आई होप आपने इसको बढ़िया से पकड़ लिया है। आपका सबका करेक्ट आंसर है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी भावनाओं को। तो देखो फॉन्टेनल आपको पता है, फॉन्टेनल क्या होते हैं, जो बच्चे के स्कल होता है उसके अंदर फ्यूचर होते हैं, उन फ्यूचर के अंदर जो मेम्ब्रेनस जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं फॉन्टेनल है। फॉन्टेनल उनको कहा जाता है, जो मेम्ब्रेनस गैप होता है बेसिकली वो खाली जगह होती है उसको फॉन्टेनल कहते हैं। उनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ही बहुत अच्छी तरह से होती है, वो बच्चे की बहुत सारी कंडीशन को यहाँ पर शो कर देता है। आई थिंक वो बच्चा स्ट्रेस में है, आई थिंक जो बच्चा इंक्रीज आईसीपी है, या बच्चे को डिहाइड्रेशन है ना, तो ये सारी चीजें क्लिनिकल इंपॉर्टेंस उस फॉन्टेनल की बहुत रहती हैं। वैसे अगर आपको कोई पूछा जाए तो 8 बच्चे के अंदर कितने फॉन्टेनल होते हैं, तो मैक्सिमम जो 90% जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं सर एक तो एंटीरियर होता है और एक होता है पोस्टीरियर। तो अपन कितना जवाब देते हैं, 90% बच्चे 2 का जवाब देते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये 2 नहीं होते हैं, टोटल नंबर के अंदर कितने होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं, हाँ एक तो एंटीरियर होता है एंटीरियर फॉन्टेनल, दूसरा पोस्टीरियर फॉन्टेनल, और बाकी जो 4 होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। तो पेयर्स में ये आपको बता रखा है, मास्टोइड फॉन्टेनल 2 होते हैं और स्पिनोइडल फॉन्टेनल कितने होते हैं 2 होते हैं। तो आपके कितने हो गए 2 2 4 और ये 2 6, तो टोटल कितने फॉन्टेनल होते हैं 6 होते हैं। लेकिन उतने इतने उनके कोई क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं होती है। क्लिनिकल जो इंपॉर्टेंस होती है वो आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनल की होती है, इसलिए आपके उन 2 को अपन पढ़ा जाता है। तो ना यहाँ पर पूछा है कि आपके सबसे लास्ट में कौन सा क्लोज होता है, तो आपको फॉन्टेनल के बारे में पता रहेगा तो आप बता पाओगे। एंटीरियर फॉन्टेनल जो होता है इसको अपन ब्रेगमा के नाम से जानते हैं, पोस्टीरियर फॉन्टेनल को अपन लैम्डा के नाम से जानते हैं। एंटीरियर फॉन्टेनल आपके आगे वाले हिस्से में लोकेटेड होता है और पोस्टीरियर फॉन्टेनल आपके ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर लोकेटेड होता है। एंटीरियर फॉन्टेनल आपके डायमंड शेप का होता है और पोस्टीरियर फॉन्टेनल आपके ट्रायंगुलर शेप का होता है। एंटीरियर फॉन्टेनल आपके 18 मंथ पे क्लोज हो जाता है, 18 मंथ कहो या फिर 1.5 ईयर कहो, एक ही बात है, 1.5 साल पे। और पोस्टीरियर जो फॉन्टेनल होता है वो आपके 6 वीक में भी क्लोज हो जाता है। 6 वीक पे, ये 1.5 साल पे और ये 1.5 महीने पे, है ना, ये याद रखना है। 1.5 साल पे, ये 1.5 महीने पे और ये 1.5 साल पे एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल। तो सबसे लास्ट में कौन सा होता है आपके पोस्टीरियर सॉरी एंटीरियर फॉन्टेनल होता है, ना कि पोस्टीरियर होता है। ना कई बुक्स ये भी बताती हैं कि ये 18 महीने से लगाकर 18 to 24 मंथ तक भी चल सकता है ना। कई बुक्स ये भी बताती है कि हाँ 24 महीने तक भी क्लोज हो, 2 साल तक भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऑथेंटिक चीज ये याद रखना है
है ना, कि आपके 1.5 साल तक क्लोज हो जाता है, 18 मंथ पे क्लोज हो जाता है। तो सबसे लास्ट में कौन सा होता है, दैट इज द एंटीरियर फॉन्टेनल, है ना। आपको पता है ये आपको फ्रंटल आपने देखे होंगे पिक्चर के द्वारा समझ सकते हैं। ये आपकी फ्रंटल बोन हो गई यहाँ पर, है ना, आगे फ्रंटल बोन हो गई, ये आपकी इधर भी फ्रंटल बोन हो गई, ये पीछे आपकी, हाँ ये आपकी पैरेटल बोन है, और इन इन बोन के बीच में जो ये मेम्ब्रेनस स्पेस है दैट इज द एंटीरियर फॉन्टेनल, जिसको अपन ब्रैगमा कहते हैं। और आपकी ये वाली जो बोन है पैरेटल बोन और आपके ऑक्सीपिटल बोन के बीच वाला जो स्पेस है इसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर फॉन्टेनल या फिर लैम्डा। जो आपके दिख नहीं रहा आपको कैसा शेप का है, दैट इज द ट्राइंगुलर शेप। ये कैसा है आपके ट्राइंगुलर शेप का दिख रहा है ना, जैसे इस ट्राइंगल शेप का ना ट्राइंगल बन रहा है, दैट इज द ट्राइंगुलर शेप। और ये कैसा बन रहा है आपके डायमंड शेप का, कैसा है आपके डायमंड, हीरे जैसा बिल्कुल, है ना। और अगर फ्रंटल आपके बल्ज होते हैं तो इंक्रीज, ये सजेस्ट करते हैं इंक्रीज आईसीपी को, है ना, कहीं ना कहीं आईसीपी का लेवल बढ़ा हुआ है या बच्चे में हाइड्रोसिफेलस है। और अगर मान लीजिए फॉन्टेनल शंकन है ना, डिप्रेस है, डीप है, तो ये इंडिकेट करते हैं बच्चे को कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन या बच्चा शॉक में है। और नॉर्मल बच्चे का एंटीरियर फॉन्टेनल या पोस्टीरियर फॉन्टेनल का शेप कैसा होता है, दैट इज द फ्लैट शेप के होते हैं। ना तो बल्जिंग होना चाहिए, ना बच्चे के डिप्रेस होने चाहिए, फ्लैट फॉन्टेनल होने चाहिए। बल्जिंग और डिप्रेस दोनों ही क्लिनिकल इंपॉर्टेंस शो करते हैं, पैथोलॉजी को इंडिकेट करते हैं। तो यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर, एंटीरियर फॉन्टेनल इज द लास्ट टू क्लोज। आगे चलें। अगला प्रश्न है कि एंटीरियर फॉन्टेनल इज लोकेटेड इन बिटवीन विच टू बोन। अच्छा सवाल है, वापस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। स्कल का फीटल स्कल आपको पता होगा तो सारे फॉन्टेनल आपको बता दोगे, सारी बोन्स के बारे में बता दोगे। अभी हमने डिस्कस किया है एंटीरियर फॉन्टेनल कौन सी दो बोन के बीच में होता है, क्या वो फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल के बीच में होता है, क्या वो आपके फ्रंटल एंड पैरेटल के बीच में होता है, या फिर पैरेटल ऑक्सीपिटल, या फिर फ्रंटल एंड ज़ाइगोमैटिक। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आपके एक बच्चे का स्कल होता है, ये आपकी फ्रंटल होती है, दो फ्रंटल होती हैं, ये आपकी दो पैरेटल होती है, और एक होती है आपके, हाँ दैट इज द ऑक्सीपिटल। तो यहाँ पर ये फ्रंटल हो गई, दैट इज द फ्रंटल बोन, फ्रंटल, और ये आपकी पैरेटल बोन। तो पैरेटल बोन यहाँ क्या होता है आपका, दिस द एंटीरियर फॉन्टेनल। तो यहाँ पर फ्रंटल और पैरेटल किसी ऑप्शन में है, हमें ऑप्शन बी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। जो ये जो लैम्डेड जो आपका फॉन्टेनल होता है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल, ये किस में होता है, पैरेटल और ऑक्सीपिटल के बीच में, ये भी आपको याद रखना है। तो पैरेटल और ऑक्सीपिटल के बीच में कौन सा होता है, आपके पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है, ना कि एंटीरियर, है ना। तो ये भी चीज़ याद रखनी है। ये आप देख रहे हो, सेम फोटो मैंने यहाँ पर पुट किया है। ये यहाँ पर कौन सी बोन है आपके, फ्रंटल, ये फ्रंटल बोन और आपके पैरेटल बोन, है ना। ओके, फ्रंटल बोन को अपन फ्रंट वाली बोन होती है ना हेड की, इसीलिए फ्रंटल बोन इसको बोला जाता है। आगे चलें, चलेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है सैजिटल सुचर ओवरलैपिंग कॉज। बहुत अच्छा सवाल है, एक नई ट्रिक्स आपको, एक नई लर्निंग आपको यहाँ से प्रोवाइड करूंगा मैं, जो आपका एग्जाम में लेके जाइएगा। आपको 100% एक हो सकता है सवाल यहाँ से बन जाए और आप उसको गलत करके मत आना। दोस्तों बहुत अच्छा आपके प्रश्न बनता है। सैजिटल सुचर ओवरलैपिंग कैन कॉज, क्या कर सकता है, ऑक्सीसिफेली, ऑप्शन बी डोलिकोसिफेली, एंड ऑप्शन सी ब्रेकिसिफेली, या ऑप्शन डी दैट इज द प्लेजियोसिफेली। बताइएगा, सोचिए समझिए फिर जवाब दीजिएगा। पीडियाट्रिक नर्सिंग है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, छोटे सब्जेक्ट है तो छोटे सवाल बनते हैं, लेकिन ऐसे ट्रिकी सवाल बनते हैं जो आपको एग्जाम में नंबर दे के जाते हैं, अगर आपको सही से पता हो तो, है ना। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि कुछ चीजें आपको नई जरूर दूंगा। पीडियाट्रिक नर्सिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बढ़िया से इसको पढ़ेंगे अपन, है ना, लर्निंग सीरीज के अंदर। चलिएगा, मैं आपको आज समझ पा रहा हूँ, कुछ समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ मामला अभी भी गड़बड़ चल रहा है। तो देखो, एक वर्ड आपने सुना होगा प्यारे दोस्तों, एक वर्ड आपने सुना होगा, दैट इज द क्रेनियो। एक वर्ड में लिख रहा हूं, राइटिंग तरफ में जाएगा, क्रेनियो साइनो स्टीनोसिस। स्टीनोसिस एक वर्ड होता है, क्रेनियो साइनो स्टीनोसिस। ये क्रेनियो साइनो स्टीनोसिस का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ द फ्यूचर। प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ द फ्यूचर, जब कि बच्चे का जो स्कल होता है उसमें जो फ्यूचर क्या होता है, वाइड गैप होता है, जो फॉन्टेनल बनते हैं, है ना। जब वाइड गैप के अंदर फॉन्टेनल बनते हैं, तो जैसे अभी हमने कहा कि 6 वीक पर आपका पोस्टल फॉन्टेनल बंद होता है, और आपके 18 मंथ पर आपका जो है 1.5 साल के ऊपर कौन सा होता है, एंटीरियर फॉन्टेनल बंद हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर टाइम के बाद में बंद होते हैं फ्यूचर, तभी ये फॉन्टेनल क्लोज हो पाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये टाइम से पहले बंद हो जाए, टाइम से पहले इसका क्लोज हो जाए, फॉन्टेनल बंद हो जाए, फ्यूचर क्लोज हो जाए, ओवरलैप हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द फ्यूचर, और उसको मेडिकल टर्म्स में क्या जाना जाता है, आपके क्रेनियो साइनोस्टीनोसिस। नाउ ये जो क्रेनियो साइनोस्टीनोसिस होता है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, 4 से 5 प्रकार के होते हैं। उसके अंदर आपका एक ट्राइगोनोसिफेली आता है, एक डोलिकोसिफेली आता है, एक ब्रैकिसिफेली आता है,
एक प्लेजियोसेफेली आता है ना। ये 4 से 5 प्रकार के होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक होता है टूरिसेफेली भी होता है, मैं आपको बताता हूँ। नाउ ऑक्सीसेफेली का मतलब होता है ये क्रेनियोसाइनोसिस के टाइप है। पहली बात तो बता देता हूँ, ये क्रेनियोसाइनोसिस के सारे टाइप होते हैं जो प्री मैच्योर अलग अलग फ्यूचर के प्री मैच्योर क्लोज होने की वजह से होते हैं। सैजिटल फ्यूचर का यहाँ पर पूछा है तो देखो सबको डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीसेफेली का क्या मतलब होता है? ऑक्सीसेफेली का ऑक्सीसेफेली का मतलब क्या होता है दोस्तों? जहां पर मल्टीपल सुचर अपन क्लोज हो जाते हैं प्रीमेच्योरली, उसको ऑक्सीसेफेली के नाम से जाना जाता है। नाउ डोलिगोसेफेली का क्या मतलब होता है? जहां पर सैजिटल सुचर अगर प्रीमेच्योरली आपके ओवरलैप हो जाए या क्लोज हो जाए, उसको डोलिगोसेफेली के नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोलते हैं? डोलिगोसेफेली। क्या नाम होता है सुचर का? सैजिटल सुचर। जो आपके सवाल में भी पूछा है, लर्निंग सीरीज है, नया सीख रहे हैं, सैजिटल सुचर। नो ब्रेकिसेफेली का क्या मतलब होता है? आपके कोरोनल जो सुचर होते हैं, बेसिकली कोरोनल सुचर है ना, कोरोनल जो सुचर होते हैं वो अगर प्रीमेच्योरली आपके क्लोज हो जाए उसको ब्रेकिसेफेली के नाम से जाना जाता है। ना व्हाट इज द प्लेजियोसेफेली? प्लेजियोसेफेली का क्या मतलब होता है? हाँ, प्लेजियोसेफेली का मतलब होता है आपके लैम्ब्डोइडल सुचर। कौन से सुचर? लैम्ब्डोइडल सुचर। लैम्ब्डोइडल सुचर होते हैं जो आपके ऑक्सीपिटल बोन के बीच में बनते हैं। लैम्ब्डोइडल सुचर जो होते हैं वो अगर आपके प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाए उसको अपन प्लेजियोसेफेली के नाम से जाते हैं। कोरोनल सुचर ब्रेकिसेफेली, डोलिगोसेफेली मतलब सैजिटल सुचर, और ऑक्सीसेफेली का मतलब होता है आपके, हाँ, जिसमें फ्रंटल भी आते हैं आपके, स्पिनोफ्रंटल भी आते हैं, मल्टीपल सुचर आ जाते हैं क्लोज, उसको ऑक्सीसेफेली। इसको मैं मल्टीपल आ जाता है ना, बहुत सारे सुचर मल्टीपल टाइप के आ जाते हैं, उसको अपन ऑक्सीसेफेली के नाम से जानते हैं। या इसी को अपन टूरिसेफेली के नाम से भी जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टूरिसेफेली। तो टूरिसेफेली भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है पहले दोस्तों? टूरिसेफेली, TURRI, टूरिसेफेली है। तो किसका नाम है? आपके ऑक्सीसेफेली का ही दूसरा नाम होता है टूरिसेफेली। तो यहां पर क्या पूछा आपके? सैजिटल सुचर का ओवरलैपिंग कैन कॉज, उसको अपन क्या बताते हैं? सैजिटल सुचर को, यस, डोलिगोसेफेली। तो यहां पर ACD गलत आंसर है, डोलिगोसेफेली इज द करेक्ट आंसर। डोलिगोसेफेली क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ना मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके एग्जाम में पूछा कि ये जो सारी जो क्रेनियोसाइनोस्टेनोसिस है इनमें से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा होता है? ये जो क्रेनियोसाइनोस्टेनोसिस है प्रीमेच्योर ऑफ द फ्यूचर है, उनमें से इन चारों पांचों में से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा होता है वो आपको सवाल में बताना है। क्या बोलोगे? हाँ, अगर इन सब में से आपको मोस्ट कॉमन पूछे, दैट इज द डोलिगोसेफेली। डोलिगोसेफेली इज द मोस्ट कॉमन क्रेनियोसाइनोस्टेनोसिस। नाउ देखो, डोलिगोसेफेली का मतलब अपनी हमने बताया कि आपके सैजिटल जो सुचर होते हैं वो प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाते हैं। क्या होते हैं? प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाते हैं। तो अब अगर किसी बच्चे के अंदर ये मान लीजिए ये बच्चे का नॉर्मल हेड होता है, नॉर्मल स्कल होता है, एंटीरियर पोस्टल डायमीटर या ट्रांसफर डायमीटर सेम होता है, सारे सुचर नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये नॉर्मल है बच्चे का हेड। क्या है? ये नॉर्मल है। अगर आपके सैजिटल सुचर जो कहाँ होते हैं? ये बीच में होते हैं। ये वाइड गैप में अगर बिल्कुल प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाए तो बच्चे का सर कैसा हो जाएगा? बच्चे का सर ऐसा हो जाएगा। बच्चे का सर कैसा हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, जहां पर एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो आपके बढ़ जाएगा, है ना। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाएगा, कम सॉरी इधर है ना, बढ़ जाएगा कंपेयर टू ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ये जो आपका एपी डायमीटर है ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बच्चे का हेड बिल्कुल इस प्रकार का हो जाएगा। ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? डोलिगोसेफेली। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ब्रेकिसेफेली हो गया बच्चे को, तो ये बच्चे का नॉर्मल हेड है। हमने कहा कोरोनल सुचर कहाँ होते हैं? ये बच्चे कोरोनल सुचर ऐसे होते हैं। तो बच्चे का अगर कोरोनल सुचर ऐसे पिचक जाए, प्रीमेच्योर सेपरेट हो जाए, तो बच्चे का सर कैसा हो जाएगा? ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बच्चे का सर, है ना। तो इस प्रकार से जहां पर ये ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ जाता है और एपी डायमीटर जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? आपके ब्रेकिसेफेली। समझ में आई बात है? तो ये नया सवाल है, लैम्ब्डोइडल सुचर अगर बंद हो जाए तो अपन क्या बोलते हैं? प्लेजियोसेफेली। आई होप आपने इसको बढ़िया से पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द फ्रंटल, स्पिनोफ्रंटल एंड स्पिनोफ्रंटल सुचर सीन इन। बहुत अच्छा सवाल है। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द फ्रंटल, स्पिनोफ्रंटल एंड स्पिनोफ्रंटल सुचर सीन इन। अब ये सारे फ्रंटल आपको सुचर दे दिए, अगर इनका प्रीमेच्योरली क्लोजर हो जाए उसको अपन क्या बोलेंगे? क्या उसको टूरिसेफेली बोलेंगे, या उसको डोलिगोसेफेली बोलेंगे, या उसको प्लेजियोसेफेली बोलेंगे, या फिर ट्राइगोनोसेफेली बोलेंगे? अच्छा सवाल है, देखिएगा। प्लेजियोसेफेली अभी हमने पढ़ा था। प्लेजियोसेफेली किसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों? हाँ, लैम्ब्डोइडल सुचर। किसको बोलते हैं? लैम्ब्डोइडल सुचर को। लैम्ब्डोइडल सुचर अगर प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाए तो उसको हम प्लेजियोसेफेली बोलते हैं। डोलिगोसेफेली किसको बोलते हैं? जहां पर सैजिटल सुचर प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाए। टूरिसेफेली किसको जो बोला जाता है? जिसके अंदर आपके मल्टीपल सुचर क्लोज हो जाते हैं, जिसके अंदर फ्रंटल, स्पिनोफ्रंटल सारे आ जाते हैं, उसको टूरिसेफेली बोला जाता है। और ट्राइगोनोसेफेली किसको बोलेंगे? हाँ, जिसके अंदर क्या आता है? आपके फ्रंटल। ये आपके पीछे रह गया था, ट्राइगोनोसेफेली, जहां पे फ्रंटल आपके फ्रंटल सुचर बंद हो जाता है, उसको तो ट्राइगोनोसेफेली बोला जाता है। ट्राइगोन शेप का बच्चे का सर हो जाता है,
टॉवर हेड जिसको बोला जाता है ट्राइगोनोसिफेली के अंदर, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है आपके फ्रंटल, स्पिनोफ्रंटल और स्पिनोफ्रंटल। तो यहाँ पर एक से ज्यादा है, मल्टीपल आपके क्लोजर ऑफ द प्रीमेच्योर स्ट्रक्चर का क्लोजर हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, यस दैट इज द टूरीसिफेली। क्या है आपके, टूरीसिफेली। तो यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों बातें गलत है। आई होप आपने क्रेनियोसाइनोस्टेनोसिस को बढ़िया से पढ़ा है, या आपके एक सवाल एग्जाम में दे सकता है, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला आपके लिए एक बढ़िया, आपके लिए एक चीज लेके आई हूं, आप समझिएगा क्या है अगली चीज आपके लिए। यस दैट इज द रैपिड फायर क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आपके लिए असाइनमेंट में दे रहा हूं प्यारे दोस्तों, आपने बड़े से लर्निंग सीरीज को पढ़ा है, ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है इसको देखिएगा। क्वेश्चन आपके कहता है, या आप इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करना है, ये आपके आने वाले नोट्स एग्जाम में छप सकता है, कि आपको पता है कि नहीं। तो रैपिड फायर क्वेश्चन क्या कहता है, यस वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे जो होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका जवाब जो आपको वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स के अंदर पुट करना है। जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर छापिएगा इस क्वेश्चन को। और अगर आप छापोगे तो मुझे लगेगा कि वास्तव में मेरी जो मेहनत सफल हुई है ना, और आपकी जो कॉन्फिडेंस है किसी चीज को पाने का, नोट सेट को क्रैक करने का, बिल्कुल पीक लेवल पर है, और आपकी स्टडी बहुत हाई लेवल की चल रही है, कंसेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं, अपनी स्टडी पर अपने माता पिता का आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है आपको। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। मैं देखता हूं कि कितनों को पता है और कितनों को नहीं पता है। मिलते हैं किसी अगले पीडियाट्रिक नर्सिंग के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर, ट्रिकी क्वेश्चन के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो आपके आने वाले एग्जाम में रामबाण साबित हो सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक था प्यारे दोस्तों, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस चैनल को और इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास में भेजिएगा, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और लाइक करना ना भूलें। भगवान कृष्ण कहते थे कि आप सारथी बनो, स्वार्थी ना बनो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।